दोस्तों, हिटलर जर्मनी का वो तानाशाह था जिसकी तानाशाही के बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। यहूदी लोगों के साथ तो उसने इतना बुरा बर्ताव किया था कि उसके इस कृत्य को मानव जाति पर ही एक धब्बा कहा जाना चाहिए। हिटलर ने यहूदी लोगों को बुरी तरह प्रताड़ित किया था। उनसे जबरन काम लिया जाता था। उन्हें ना तो ठीक से खाने को दिया जाता था और ना ही रहने को ठीक जगह। आप ये समझ सकते हैं कि यहूदी लोगों को रहने की जगह नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हीं जगहों में जबरन ठूसा जाता था। जब उन्हें ट्रेनों से कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाता था तो 100 की कैपेसिटी वाले डिब्बों में 500 लोगों को भरा जाता था। सांस लेने की जगह नहीं होती थी और ये तो कुछ भी कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर उनसे इतना काम करवाया जाता था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मशीन हो। शायद हम और आप मशीनों से भी उतना काम नहीं लेते होंगे जितना हिटलर और उसकी जुल्मी आर्मी यहूदियों से ले रही थी। मरते दम तक लोगों से काम करवाया जाता था और जब वो काम करने के लायक नहीं रहते थे तो उन्हें गैस चैम्बर में भेजकर उनकी जान ले ली जाती थी। इतना ही नहीं, पूरे यूरोप से ढूंढ ढूंढ कर जूस लोगों को मारा जाता था। दोस्तों, ये सब स्थितियाँ सुनने के बाद हिटलर के लिए मन में जो गुस्सा और घृणा आती है वो तो है ही, बट इसके अलावा एक सवाल भी आता है कि आखिर जैविश यानी यहूदी लोगों से हिटलर को इतनी नफरत क्यों थी? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी हिटलर की जैविश लोगों से जो वो उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही खत्म कर देना चाहता था? इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होता रहा कि लाखों की तादाद में लोगों का मारा जाता रहा और प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन किसी ने इस घिनौने और क्रूर काम का विरोध भी नहीं किया। ये सभी चीजें समझने के लिए आपको सारी सिचुएशन शुरू से समझनी होगी। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहूदी लोगों के प्रति लोगों में घृणा की भावना अचानक हिटलर ने पैदा कर दी थी। ये भावना तो कहीं न कहीं मिडिल एजेस से ही पूरे क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोगों में थी। असल में क्रिश्चियंस धर्मशास्त्र के अनुसार जूस लोगों को ही जीसस की हत्या का जिम्मेदार माना जाता था। इसीलिए कहीं न कहीं लोगों के मन में जूस लोगों के प्रति रोष तो था ही। इसके अलावा जूस लोग उस टाइम काफी इंटेलिजेंट और समृद्ध हुआ करते थे और ये तो हम सब जानते हैं कि जो लोग ज्यादा समृद्ध होते हैं उनके प्रति लोगों में जलन की भावना भी आ ही जाती है। कहीं ना कहीं ये रीजन भी रहा होगा, शायद हिटलर के मन में भी इस तरह की जलन रही हो। एक कारण तो ये भी कहा जाता है कि हिटलर की गर्लफ्रेंड यहूदी थी और उससे बदला लेने के लिए हिटलर पूरी यहूदी कम्युनिटी को खत्म करना चाहता था। हालांकि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। वैसे पहले ये जूइश लोगों से मतभेद की कुछ भी वजह रही हो, लेकिन स्थितियाँ खराब होनी शुरू हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हार के बाद बनी पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। जर्मनी युद्ध हार चुका था। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, जूइश लोग काफी समृद्ध, पढ़े लिखे और एजुकेटेड थे, तो जाहिर तौर पर उच्च पदों पर भी वही आसीन थे। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद लोगों के मन में कहीं न कहीं ये बात आ गई कि इस हार के जिम्मेदार जूइश है और उन्होंने ही देश के साथ गद्दारी की है। यहाँ तक कि लोग ये भी मानने लगे कि मार्क्सवादी विचारधारा और कम्युनिस्ट सोच भी जूइश लोगों की ही देन है और हिटलर तो कम्युनिस्ट से नफरत करता ही था। ऐसे करते करते जर्मनी के लोगों में जूइश लोगों के प्रति नफरत पनपने लगी। इसके बाद साल 1933 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम कॉमनली नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, वो पावर में आ गई। ये पार्टी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान वर्ष 1919 में स्थापित हुई थी और 1920 तक काफी पॉपुलर हो गई। ये हिटलर की पार्टी थी। हिटलर तो वैसे भी कम्युनिस्ट लोगों से चिढ़ता ही था, इसलिए जैसे ही वो पावर में आया उसने यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया। और क्योंकि बाकी लोगों के मन में भी कहीं न कहीं यहूदियों के प्रति रोष था ही, इसलिए हिटलर की बातों पर लोग भरोसा भी करने लगे। इस सब का फायदा उठाकर हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ खुलेआम विरोधी नीतियां बनाना शुरू कर दी। खुलेआम यहूदियों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन ये थी कि जूइश लोगों को काम करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही थी। उन पर बिजनेस न करने की रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक कि उनके कहीं भी आने जाने पर रोक लगाई जा रही थी। स्थितियाँ ऐसी हो रही थी कि जूइश लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बच्चे बाहर खेल नहीं सकते थे, उन्हें छिपा कर रखना पड़ता था। वो अपने ही देश और अपने घरों में गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे। हिटलर का मन सिर्फ जूइश लोगों को फंडामेंटल राइट्स छीनकर ही नहीं भरने वाला था, उसके दिमाग में तो और भी कई खौफनाक चीजें चल रही थी। और इसकी शुरुआत हुई 9 मार्च 1933 को, जब पहला कंसंट्रेशन कैंप खोला गया। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली वो जगह थी जिन्हें जूइश लोगों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए बनाया गया था। आप उस समय चल रही निर्दयता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 15 सितंबर 1935 को रेहस्टाग ने रैग
इकोनॉमिक सिटीजनशिप लॉ लागू कर दिया। इस कानून के हिसाब से सिर्फ उन्हीं लोगों को जर्मन माना जाएगा जो खून से जर्मन है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जर्मनी में रहने का अधिकार भी दिया जाएगा। बेसिकली इस कानून की मदद से जूइश लोगों को ही टारगेट किया जा रहा था। ओवरऑल मोटिव यही था कि कैसे भी करके जूइश लोगों को जर्मनी के लोगों से अलग दिखाया जाए और बाकी लोगों के मन में यह भावना डाली जाए कि यहूदी उनके जैसे नहीं है। जूइश कम्युनिटी उस समय काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड कम्युनिटी हुआ करती थी। ये लोग काफी पढ़े लिखे हुआ करते थे। जूइश लोगों में बड़े बिजनेसमैन, बैंकर्स, डॉक्टर्स और म्यूजिशियंस एवं अन्य आर्टिस्ट शामिल थे। लेकिन हिटलर ने कुछ भी नहीं देखा। उसको कोई मतलब नहीं था कि वो समाज के सभ्य और बेगुनाह लोगों को अपनी सनक का शिकार बना रहा है। उसने उन सभी सक्षम और काबिल लोगों से उनके अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर मारना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स में जूइश लोगों को ले जाकर उनसे काम करवाया जाता था। दिन रात काम करने के बाद उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। इन कैंपों में रहने वाले ज्यादातर यहूदी या तो भूख की वजह से मृत्यु के शिकार हो जाते थे या फिर भूख की वजह से उन्हें कोई और बीमारी हो जाती थी। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में यहूदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता था। उनसे उनके पुराने और अच्छे कपड़े लेकर उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए जाते थे। दोस्तों, ये कैंप्स भी दो तरह के होते थे। एक तो कंसंट्रेशन कैंप्स जहाँ पर लोगों को ले जाकर उनसे जबरन काम करवाया जाता था, और दूसरा डेथ कैंप्स जहाँ ले जाकर लोगों को मार दिया जाता था। हालांकि कहने को तो ये दोनों कैंप्स में अंतर है, लेकिन स्थितियाँ दोनों जगहों पर लगभग समान ही थी। कंसंट्रेशन कैंप्स पर यहूदियों से 24 घंटे काम करवाया जाता था। उन्हें आराम करने का समय भी नहीं मिलता था। आराम तो छोड़िए, उनको ठीक से खाने और सोने की व्यवस्था भी नहीं दी गई थी। उन्हें बिल्कुल ऐसे रखा जाता था जैसे जानवरों को किसी दड़बे में ठूंस दिया जाता है, और वो स्थिति भी मौत से कम नहीं होती थी। बेसिकली उनका उद्देश्य किसी भी तरह जूइश लोगों को नीचे दिखाना और उनकी कम्युनिटी को खत्म करना था। इस कंसंट्रेशन कैंप्स में गैस चैम्बर्स हुआ करते थे, जिसमें लोगों को हानिकारक गैस का शावर दिया जाता था, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती थी। मारा उन लोगों को जाता था जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, जैसे बीमार लोग, 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे, 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोग, अपाहिज लोग और प्रेग्नेंट औरतें। क्योंकि ये लोग फिजिकल लेबर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हिटलर के अनुसार ये लोग सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे थे, और इसीलिए उन्हें गैस चैम्बर्स में भेजकर मार दिया जाता था। दोस्तों, हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि जब लोगों को इस तरह मारा जा रहा था, इतना अन्याय हो रहा था, तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? असल में ये सब कुछ खुलेआम नहीं हो रहा था। जब यहूदियों को गैस चैम्बर्स में भेजा जाता था तो उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि उन्हें मार दिया जाएगा। उन्हें कपड़े निकालकर चैम्बर्स में जाने को बोला जाता था और उनसे कहा जाता था कि उन्हें वहाँ स्नान के लिए भेजा जा रहा है। ये सब कुछ इतना गुपचुप तरीके से हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड आते आते जूइश लोगों ने ब्रिटेन से सीक्रेट लेटर्स में मदद मांगनी शुरू की, तो अलाइड पावर्स का भी यही कहना था कि इन कैंप्स को एग्जैक्टली डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। जर्मनी में रहने वाले सभी जूइश की लाइफ तो हिटलर ने नरक बना दी थी, पर उसका मन इतने से नहीं भरा। उसका अगला स्टेप था दुनिया भर के जूइश लोगों को खत्म करना, और इसके लिए उसने यूरोप पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। बेसिकली उसका एजेंडा था कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जूइश लोग मिले उन्हें ढूंढो और खत्म करो। यूरोप में अपने इन्वेजन के साथ ही उसने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स को भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जगह जगह कंसंट्रेशन कैंप्स खोले जाने लगे। सबसे पहला आक्रमण ऑस्ट्रिया में हुआ। लोगों को ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ उसने बड़ी संख्या में जूइश लोगों को मारा, लेकिन असली तबाही तब हुई जब सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया। ये सबसे खतरनाक तबाही मानी जाती थी, और यही हमला वर्ल्ड वॉर शुरू होने का सबसे बड़ा कारण भी बना। पोलैंड में हिटलर ने 20 लाख यहूदी लोगों को मौत की घाट उतार दिया। उसकी टीम जूइश लोगों को उनके ही घर से पकड़कर बाहर निकालती थी और उन्हें मार देती थी। पोलैंड से शुरू हुआ आक्रमण का दौर धीरे धीरे पूरे यूरोप पर अपने पांव पसारने लगा। हिटलर की संघीय सेना ने अप्रैल 1940 में नॉर्वे पर आक्रमण किया। उसके बाद 1940 में ही डेनमार्क पर भी हिटलर ने हमला बोल दिया। इसके बाद जर्मन्स नीदरलैंड में घुसते हैं। उसके बाद लग्जमबर्ग, बेल्जियम और फिर मई 1940 तक ये फ्रांस में भी एंट्री कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि सब कुछ कितना तेजी से हो रहा था। हिटलर की रणनीति भी यही थी कि अचानक हमला करो और सामने वाले को संभलने का मौका ही मत दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की सेना ने लगभग 60 लाख यहूदी लोगों की हत्या की, जिसमें 15 लाख तो बच्चे ही थे। दोस्तों, नाजियों के द्वारा यातना गृह में हुई यातनाओं के बारे में एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था, जिसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश किया गया। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। एनी को भी हिटलर से बचने के लिए परिवार समेत अपना घर छोड़ना पड़ा, और फिर कंसंट्रेशन कैंप में उसके पूरे परिवार की मौत हो गई। उसके फैमिली से सिर्फ उसके पिता ही जीवित बचे थे। ज्यादातर यहूदियों के परिवारों का यही हाल था। एक सन की आदमी ने अपनी सनक के चलते पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था।
सच में हमारे इतिहास की ये घटना वाकई इंसानियत को शर्मसार करती है। आप हिटलर के बारे में क्या सोचते हैं, एक सन की इंसान या फिर एक देशभक्त इंसान? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।